नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल अपन ने बात की थी जो भूगोल है उसका अर्थ, भूगोल शब्द देने वाले विद्वान कौन थे, ये शब्द किस भाषा से आया था, जो भूगोल है उसको कितने उसकी उपशाखाएं हैं और उन उपशाखाओं में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इन सब के ऊपर अपन ने बात की थी। जनरल इंट्रोडक्शन का टॉपिक था, वहां से जो भी एक आध क्वेश्चन बन रहे थे वो बता दिए गए थे। आज भी जिसके ऊपर अपन बात करेंगे वो भी एक जनरल टॉपिक ही है, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आजकल नहीं बन रहे हैं। जहां से कोई एक दो सीधा फैक्ट का क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। तो आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की बात करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति व उससे संबंधित सिद्धांत, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, तो आज वर्तमान समय में भी सभी विद्वान एक मत नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति किसी ने कितनी बताई है, किसी ने कितनी बताई है, आज भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे अपने को एज इट इज या फिक्स पता लग सके कि पृथ्वी की आयु इतनी वर्ष है। लेकिन फिर भी कई प्रमाणों के आधार पर जो पृथ्वी की आयु मानी गई है वो मानी गई है 4.5 अरब वर्ष। क्या मानी गई है? पृथ्वी की जो आयु मानी गई है वो मानी गई है 4.5 अरब वर्ष। और पृथ्वी की आयु से संबंधित यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो पृथ्वी की आयु मानी गई है। इस पृथ्वी की आयु मानने के लिए कई सिद्धांतों का सहारा लिया गया, कई प्रमाणों का सहारा लिया गया। उन सभी प्रमाणों की अपन बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की वास्तविक आयु है कितनी। तो सबसे पहले अपन बात करें तो धार्मिक मतों की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो धार्मिक मतों की बात करेंगे, धार्मिक मतों की बात करेंगे और उसके बाद में कुछ साक्ष्यों के आधार पर, कुछ प्रमाणों के आधार पर, कुछ साइंटिफिक जो चीजें हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे। अगर धार्मिक प्रमाणों की या धार्मिक मतों की बात की जाए तो जब भूगोल में अंध युग का दौर था, भूगोल में अंध युग का दौर था, तो पूरा का पूरा भूगोल है वो धर्म में फंसा हुआ था। और इस समय धर्म के जितने भी बड़े गुरु थे, चाहे वो पादरी हो सकते हैं, चाहे वो पोप हो सकते हैं या और कोई धर्म गुरु हो सकते हैं किसी भी धर्म के, उन लोगों ने जो पृथ्वी की आयु बताई वही मान ली गई। अब धर्म का दौर था, धर्म का प्रभाव होने के कारण जो लोग थे या जिनके पास कुछ एविडेंस था या कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की बात करना चाह रहे थे, उन्होंने धर्म के प्रभाव में बात नहीं की। तो सीधा सीधा सा है कि जितने दिन धर्म या अंध युग का प्रभाव रहा, जितने दिन धर्म का प्रभाव रहा, धर्म गुरुओं ने या धर्म के बड़े बड़े लोगों ने जितनी पृथ्वी की आयु बताई वही आयु मान ली गई। जैसे ईरान के जो धर्म गुरु थे, पृथ्वी की आयु कितनी बताई? 1200 वर्ष बताई। कितनी बताई? 1200 वर्ष बताई। उसके बाद में एक ईसाई पादरी थे, उनका नाम था असर। एक ईसाई पादरी थे जिनका नाम क्या था? असर। और असर ने पृथ्वी की आयु बताई 4004 वर्ष पूर्व। और असर महोदय ने तो पृथ्वी का उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति का टाइम भी बता दिया, डेट भी बता दी, और वो डेट 2 अक्टूबर बताई थी। मतलब इतनी सटीक जानकारी ये देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वास्तविकता से इस चीज का कोई लेना देना नहीं था। इनकी एक बुक भी है असर महोदय की,
द एनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, द एनाल्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पुस्तक में ये सारी की सारी बातें पृथ्वी की आयु के बारे में असर महोदय ने चर्चा की थी। असर महोदय के बाद में भारत के धर्म गुरुओं ने भी, जो भारत के धर्म गुरु थे, उन्होंने भी पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष बताई। तो ये ऐसे हर जगह या हर धर्म के गुरुओं ने पृथ्वी की आयु अपने अनुसार बताई। खैर वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है, यहां से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, लेकिन धर्म का प्रभाव होने के कारण लोगों ने इन्हीं की बातों को सत्य मान करके यही पृथ्वी की आयु मान ली गई। लेकिन धीरे धीरे अंध युग का, धर्म युग का अंत होता है और कुछ वैज्ञानिक या साइंटिफिक एविडेंस निकल करके सामने आते हैं और उनके आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की कोशिश की जाती है। हालांकि जो वैज्ञानिक थ्योरीज थी या जो कुछ साइंटिफिक एविडेंस है, उनसे भी कोई पृथ्वी की वास्तविक या एक्चुअल एज का पता नहीं लगा पाया, लेकिन वास्तविकता के करीब जरूर चले गए। तो उसी में अपन सबसे पहले बात करेंगे लवणता के आधार पर। जो दूसरे एविडेंस की अपन बात करेंगे वो करेंगे लवणता के आधार पर पृथ्वी की आयु। अब कुछ वैज्ञानिकों ने लवणता के आधार पर भी पृथ्वी की आयु के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह कहा, इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह कहा कि ये महासागरीय भाग हैं, ये महासागरीय भाग है, और जब महासागरों की उत्पत्ति हुई थी, प्रारंभ में जब महासागरों की उत्पत्ति हुई थी, तो जो महासागरों का जो जल था वो कैसा था? शुद्ध जल था। कैसा जल था? शुद्ध जल था। मतलब महासागरीय जल में किसी प्रकार की कोई लवणता नहीं है। ये आज भी अपन पढ़ते हैं कि जो महासागरों में जो लवण पहुंच रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है? धरातलीय नदियों के द्वारा जा रहा है। धरातलीय नदियों के द्वारा जो लवण है बहा करके कहां ले जाया जा रहा है? महासागरों में ले जाया जा रहा है। तो जब महासागरों की प्रारंभ में उत्पत्ति हुई थी तो इसमें किसी प्रकार के लवण नहीं थे। जो महासागरीय जल था वो शुद्ध जल था। उसके बाद में जो महाद्वीपीय भाग थे, जो महाद्वीपीय भाग थे, इनसे नदियों के द्वारा इनमें क्या जाने लगा? लवणता जाने लगी। और ये लवणता जाकर के कहां जमने लगी? ये लवणता महासागरीय जल में घुलने लगी। अब वैज्ञानिकों ने क्या देखा? वैज्ञानिकों ने यह देखा कि एक साल में किसी भी महासागर में कितनी लवणता जा रही है। एक वर्ष में, देखो कुछ तथ्यों का सहारा लिया, एक वर्ष में महासागरों में जाने वाली लवणता कितनी है। दूसरी चीज क्या देखी? दूसरी चीज ये देखी कि इन महासागरों में वर्तमान लवणता कितनी है। दूसरी चीज क्या देखी कि महासागरों में वर्तमान लवणता कितनी है। तो इस आधार के ऊपर पृथ्वी की आयु का पता लगाने की कोशिश की गई। और यह काम सबसे प्रमुख जो किया था वो किया था जोली महोदय ने। जोली महोदय ने सागरीय लवणता के आधार पर पृथ्वी की आयु का पता लगाने की कोशिश की थी। खैर इसमें भी कोई
फैक्ट या एकदम साइंटिफिक चीज निकल करके सामने नहीं आ सकती, क्योंकि किसी महासागर में लवणता ज्यादा है, किसी महासागर में लवणता कम है, कभी लवणता ज्यादा जाती है, कभी लवणता कम जाती है। तो ये सारे के सारे जो एविडेंस थे, ये सारे के सारे जो तथ्य थे, वो बाद में आगे चल करके गलत साबित हो गए। लेकिन कुछ अनुमान लगाया कि आज वर्तमान में सागरों की जितनी लवणता है और प्रतिवर्ष कितनी लवणता पहुंच रही है, उसके आधार पर पृथ्वी की आयु जानने की कोशिश की थी। दूसरा पॉइंट क्या है, लवणता के बाद में अवसादों के आधार पर, अवसादों के जमाव के आधार पर, अवसादों के जमाव के आधार पर पृथ्वी की आयु जानने की कोशिश की। तो सेम वही चीज हो जाएगी कि जो इसमें एक पॉइंट और अपन इंक्लूड कर सकते हैं, अप्रदन के आधार पर, अप्रदन के आधार पर पृथ्वी की आयु जानने की कोशिश की कि पृथ्वी की आयु कितनी है। अब अवसादों के आधार पर देखा जाए तो कि सेम लवणता वाली चीज रहेगी कि प्रतिवर्ष महासागरों में कितना अवसाद जा रहा है या कितना सेंटीमीटर अवसाद जमा हो रहा है। मान लेते हैं कि एक साल में 1 सेंटीमीटर अवसाद जमा होता है, माना है अपन ने, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो जो टोटल सागरीय अवसाद है या कहीं धरातल के ऊपर जो अवसाद है, उसकी टोटल गहराई के आधार पर देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की आयु कितनी हो सकती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया गया था, इसके लिए एक एग्जाम्पल का सहारा भी लिया गया था। मिस्र में एक मूर्ति मिली थी, रेमरेज सेकंड की। मिस्र में खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली थी, रेमरेज मिस्र की। यह मूर्ति 3000 वर्ष पुरानी थी। यह मूर्ति जो मिस्र में मिली थी रेमरेज की, यह 3000 वर्ष पुरानी थी। और यह कितनी गहराई पर मिली थी, मान लेते हैं यह मूर्ति है और यह 9 फीट गहराई पे मिली थी। तो यहां से वैज्ञानिकों ने एक तथ्य उठाया कि 3000 साल में 9 फीट अवसादों का जमाव होता है और इस आधार पर पूरे अवसादों के जमाव की गणना की। इसके अलावा भी कुछ जगह खनन में बहुत सारी चीजें मिली है, उसके आधार पर भी, अवसादों के आधार पर पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की कोशिश की गई। तो लवणता के आधार पर, अवसादों के आधार पर, अब यहां भी वही आलोचनाएं आ जाती हैं कि कहीं अवसादों का जमाव कम होता है, कहीं अवसादों का जमाव होता ही नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यह किसके ऊपर निर्भर करता है, यह चट्टान के संगठन या चट्टान की संरचना या अपरदन के जो कारक होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो यह चीज भी फैक्ट नहीं है। इसी हिसाब से अपन अपरदन की बात करें तो अपरदन के आधार पर भी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई। लेकिन अपरदन के बारे में बात करें तो अपरदन भी सभी प्रकार की चट्टानों में समान दर से नहीं होता है। अपरदन के कारक भी अलग अलग होते हैं। कुछ जगह अपरदन बहुत तीव्र गति से होता है, कुछ जगह अपरदन नगण्य होता है। तो ये जो तथ्य थे इनको भी खारिज कर दिया गया, या पृथ्वी की वास्तविक आयु निकल करके नहीं आई। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अपन यहां सिर्फ छोटी छोटी बात यही कर रहे हैं कि इन तथ्यों का या इन प्रमाणों का सहारा लिया गया था, बाकी इनकी सबकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो पृथ्वी की कितनी आयु है वो बताई गई है। लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए अपन ज्यादा डिटेल से इनकी बात नहीं करेंगे। बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इन साक्ष्यों का सहारा लिया गया था पृथ्वी की आयु पता करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें तो रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधार पर भी पृथ्वी की आयु का
पता करने की कोशिश की गई, और ये अभी तक जितने भी प्रमाण आए थे उनमें सबसे विश्वसनीय प्रमाण आया था। उनमें सबसे विश्वसनीय जो प्रमाण है वो कौन सा है? रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब ये पीछे की कहानी बताने का यही मतलब था कि अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा ये क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में या पृथ्वी की आयु के बारे में पता करने वाला सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रभावशाली तथ्य कौन सा है? तो वो होगा रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर। अब जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं? मेनली जो रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर जो आयु की बात की गई थी वो रदरफोर्ड महोदय द्वारा की गई थी और 1904 में की गई थी। रदरफोर्ड महोदय ने की थी और 1904 में की थी। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो सबसे ज्यादा यूरेनियम व थोरियम में देखा जाता है। अब रेडियो सक्रिय पदार्थ की अपन बात करेंगे जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान या पृथ्वी की इंटीरियर पार्ट की बात करेंगे, तब कि कुछ जगह तापमान ज्यादा क्यों है, कुछ जगह तापमान कम क्यों है, वहां सारा का सारा यही रेडियो सक्रिय पदार्थ अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो यूरेनियम और थोरियम क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। जब भी ये टूटते हैं तो क्या होता है? जब भी ये टूटते हैं या इनमें विघटन होता है तो क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। और यही ऊष्मा जहां जहां रेडियो सक्रिय पदार्थ ज्यादा है वहां वहां क्या कर देते हैं? तापमान को बढ़ा देते हैं। तापमान को बढ़ा देते हैं। और होता क्या है इससे होता यह है कि तापमान के कारण जो यूरेनियम है वो किस में बदल जाता है? वो कांच में या शीशे में बदल जाता है। इसके बारे में एक फैक्ट की बात की गई है कि 10,000 वर्ष में 10,000 वर्ष में यूरेनियम का 1.67 भाग किसमें बदल जाता है? शीशे में बदल जाता है। शीशे में बदल जाता है। अब चट्टानों में जो शीशा मिलता है उसकी गणना करके और पृथ्वी की आयु के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है ये अल्फा, बीटा और गामा किरणें छोड़ते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। तो उस आधार पर भी चट्टानों में कितने क्वांटिटी में ये पदार्थ पाए जा रहे हैं इसके आधार पर भी पृथ्वी की आयु की गणना की गई है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर भी पृथ्वी की जो आयु की गणना की गई थी वो की गई थी कि पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी है। इसमें 4 अरब वर्ष में सारी वो चीजें शामिल की थी कि जब प्रारंभ में पृथ्वी गैस का गोला थी, उसके बाद में धीरे धीरे शीतलन होता है, ठोस होती है, उसके बाद में रेडियो सक्रिय पदार्थ वगैरह आते हैं और पृथ्वी का निर्माण होता है। अगर रेडियो सक्रिय पदार्थों की बात की जाए तो ये 1.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मौजूद थे। 1.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मौजूद थे। तो इस आधार पर यह कहा गया कि कोई भी चट्टान 2 अरब वर्ष पूर्व पुरानी नहीं हो सकती। लेकिन 4 अरब में सारी वो चीजें भी ऐड कर दी गई है जब पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी। तो इस आधार के ऊपर जो पृथ्वी की आयु मानी गई थी वो कितनी मानी गई थी? कुछ जगह 3 अरब भी मिलता है, कुछ जगह 4 अरब भी मिलता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट कौन से थे? ये पृथ्वी की आयु के बारे में पता करने वाले तथ्य थे। इसके आधार पर इसके अलावा तापमान के ऊपर भी बात की गई थी कि तापमान के आधार पर भी केल्विन महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की आयु की
गणना करने की कोशिश की गई थी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में धरातल से जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं तो 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो इस आधार के ऊपर भी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में कितना तापमान किस दर से बढ़ रही है, इस आधार के ऊपर भी पृथ्वी की आयु की गणना की कोशिश की गई थी। तो ये सारे के सारे तथ्य थे पृथ्वी की आयु की गणना के बारे में। यहां से सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, पहला तो पृथ्वी की आयु कितनी है, तो वो हो जाएगी 4.5 अरब वर्ष पूर्व। दूसरी है कि पृथ्वी की आयु के संबंध में जितने भी प्रमाण दिए गए थे, जितने भी सिद्धांत दिए गए थे, उनमें सबसे प्रभावशाली या सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा रेडियो सक्रिय पदार्थ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पृथ्वी की आयु के बाद में जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें तो बात किसकी करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यहां भी वही बात है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में भी पर्याप्त मतभेद है कि कुछ लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कुछ संकल्पनाओं का सहारा लिया, कुछ ने कुछ साइंटिफिक एविडेंस का सहारा लिया, लेकिन आज भी सभी सिद्धांतों में विरोधाभास बना हुआ है कि आज भी एक्चुअल में अपने को यह पता नहीं लगा है, हमें यह पता नहीं लगा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में जो सबसे पहले प्रयास किया गया था वो किया गया था 1749 में कास्ते द बफन के द्वारा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे पहले वैज्ञानिक पूर्ण प्रयास किया गया था या वैज्ञानिक आधार पर प्रयास किया गया था, आधार पर जो प्रयास किया गया था वो किया गया था कास्ते द बफन के द्वारा। और कब किया गया था, 1749 में। और इसके बाद में कई थ्योरी आई, और इसके बाद में कई थ्योरी आई, और जितने भी सिद्धांत आए थे उनको अपन 3 कैटेगरी में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। इसके बाद में बहुत सारी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत आए, बहुत सारी थ्योरी आई। उन सभी जो थ्योरी हैं या जो सिद्धांत हैं उनको अपन 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहले कौन से होंगे, अद्वैतवादी सिद्धांत। पहले कौन से होंगे, अद्वैतवादी सिद्धांत। दूसरे कौन से होंगे, द्वैतवादी सिद्धांत। और तीसरा प्रकार कौन सा होगा, आधुनिक सिद्धांत। तो इनकी अपन बात करें तो पहला कौन सा होगा, पहला होगा अद्वैतवादी सिद्धांत। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत। और तीसरा कौन सा होगा, आधुनिक सिद्धांत। तीसरा कौन सा होगा, आधुनिक सिद्धांत। ठीक है। अब अद्वैतवादी सिद्धांत के जो समर्थक थे, अद्वैतवादी सिद्धांत के जो समर्थक थे वो पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे से मानते हैं। अद्वैतवादी जो विचारक थे
वो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से मानते हैं, जबकि द्वैतवादी हैं वो जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कितने तारों से मानते हैं? 2 तारों से मानते हैं। और जो आधुनिक सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत या ब्रह्मांड विस्तारित सिद्धांत। यह क्या होगा? ब्रह्मांड विस्तारित सिद्धांत। अब अगर अपन बात करें कि अद्वैतवादी जो सिद्धांत है, अद्वैतवादी लोग जो हैं वो उत्पत्ति एक तारे से मानते हैं। अद्वैतवादी जो हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से मानते हैं। और इसके ऊपर 2 विद्वानों के सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, वो है एक तो कांट की वायवीय परिकल्पना और दूसरा है लाप्लांस की निहारिका परिकल्पना। कौन सी है? एक तो क्या है, पहली कौन सी है? कांट की वायवीय परिकल्पना या गैसीय परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है लाप्लांस की निहारिका नेबुला हाइपोथेसिस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में सबसे पहले जो तर्कपूर्ण बात की गई थी वो बात की गई थी कास्ते द बफन के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? 1749 में की गई थी। अब इसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत आए, पृथ्वी के बहुत सारे सिद्धांत आए और उन सिद्धांतों को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके उनका अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला कौन सा है? पहला है अद्वैतवादी। जो भी अद्वैतवादी समर्थक थे वो पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सभी ग्रहों की उत्पत्ति केवल एक तारे से मानते हैं, जबकि द्वैतवादी जो विचारक थे वो पृथ्वी की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2 तारों से मानते हैं। और एक जो आधुनिक सिद्धांत है वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है, या इसी का ही दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मांड विस्तारित संकल्पना। तो उसके बाद में बात करेंगे जो द्वैतवादी विचारक हैं उनकी भी बात करेंगे अपन। जो द्वैतवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं या उनके जो सिद्धांत हैं उनकी भी बात करेंगे। और उनमें सबसे पहला सिद्धांत है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी है? जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। दूसरा है जेफ्रीज की परिकल्पना, इसी में ही कुछ संशोधन किया था। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में ही थोड़ा बहुत संशोधन किया था जेफ्रीज महोदय ने। फिर क्या है? चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, ओटो सीमंड की धूली परिकल्पना, ओटो सीमंड की
धूली परिकल्पना, ये सारे के सारे जो सिद्धांत थे वो कौन से सिद्धांत थे? अद्वैतवादी सिद्धांत थे। एक रसेल की भी द्वैतारक परिकल्पना है, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है। तो ये सारे के सारे जो समर्थक थे वो क्या थे? द्वैतवादी विचारधारा के समर्थक थे। और द्वैतवादी जो ब्रह्मांड है या पृथ्वी है या ग्रहों की उत्पत्ति कितने तारों से मानी है? 2 तारों से मानी है। अब अपन एक एक की बात करते हैं। अब अपन एक एक की बात करते हैं कि अद्वैतवादी क्या कहते हैं, या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे बताई है, द्वैतवादी कैसे बताई है, और उसके बाद में लास्ट में अपन बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। उसके बाद में बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कांट की। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? कांट की बात करेंगे। कांट की वायवीय परिकल्पना, कांट की वायवीय परिकल्पना की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अद्वैतवादी समर्थकों में कांट की वायवीय राशि परिकल्पना की या गैसीय परिकल्पना की। अब कांट महोदय ने क्या बताया? कांट महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही कुछ पदार्थ विद्यमान था। देखो, कांट ने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही क्या था? कुछ पदार्थ विद्यमान था, कुछ पदार्थ विद्यमान था। और इस पदार्थ के बारे में बताया कि यह पदार्थ देवीय था, मतलब पहले से ही कोई देवीय पदार्थ ब्रह्मांड में मौजूद था। और यह कैसा था? यह था ठंडा प्लस ठोस। कैसा था? ठंडा प्लस ठोस। देखो, आगे अगर एक थ्योरी समझ में आ जाएगी तो आगे इसमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता चला जाएगा। तो कांट की वायवीय परिकल्पना के अनुसार कुछ देवीय पदार्थ ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था, और वो पदार्थ कैसा था? ठोस था और ठंडा था। उसके बाद में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ये जो पदार्थ है ये क्या होता है? आपस में टकराता है। ये पदार्थ क्या होता है? आपस में टकराता है। और आपस में जब टकराता है तो क्या होता है? ये दूसरी स्टेज होगी। तो आपस में जब टकराता है तो क्या होता है? एक तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो ये गर्म होकर के किस में बदल जाएंगे? गैसीय में बदल जाएंगे। ये जो ठोस पदार्थ था ये आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराता है, टकराने से तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से ये जो पदार्थ था वो किस में बदल जाता है? ठोस से गैस में बदल जाता है। उसके साथ साथ ही इसमें गति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ ही ये क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। ये इसकी कौन सी स्टेज है? ये इसकी सेकंड स्टेज है।
ये कौन सी थी? ये इसकी फर्स्ट स्टेज थी। ये इसकी कौन सी स्टेज थी? फर्स्ट स्टेज थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कांट ने क्या बताया था कि ब्रह्मांड में पहले से ही कुछ देवीय पदार्थ मौजूद था जो ठोस था और ठंडा था। उसके बाद में इसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराव होता है, और टकराव जब भी होता है तो तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है तो ये किस में बदल गए? गैस में बदल गए, और इसमें गति शुरू हो गई। अब क्या होता है कि यही प्रोसेस लंबे समय तक, यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, और इन पदार्थों का आकार धीरे 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 बढ़ता रहता है। आगे क्या होता है? इनका क्या होता है? थर्ड में इनका आकार बढ़ता रहता है, आकार बढ़ता रहता है, तापमान भी बढ़ता रहता है, तापमान भी क्या करता है? बढ़ता रहता है, और इनकी गति भी बढ़ती रहती है, गति भी बढ़ती रहती है। और इसकी गति जब तेज हो जाती है तो इसके ऊपर एक बल काम करता है, केंद्र प्रसारी बल। कौन सा बल काम करेगा? देखो, यहां डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये क्या है? ये है पहले से मौजूद पदार्थ। कैसा है? ठंडा है प्लस ठोस है। फिर इसके ऊपर क्या काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल काम करने से ये कण क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहां आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने से क्या बढ़ता है? टकराने से यहां तापमान बढ़ता है, तापमान तापमान बढ़ता है। ये जो ठोस पदार्थ हैं ये किस में बदल जाएंगे? ये गैसीय में बदल जाएंगे, और इसमें गति आ जाएगी, गतिशीलता बढ़ जाएगी। और जब इसमें गतिशीलता बढ़ जाएगी तो अभी अपन ने बात की थी, यहां कौन सा बल लगेगा? यहां केंद्र प्रसारी बल काम करेगा। और जैसे ही यहां से केंद्र प्रसारी बल काम करेगा तो इससे एक छल्ला निकल करके अलग हो जाएगा, इससे एक छल्ला निकल करके अलग हो जाएगा। और यह छल्ला फिर क्या होता है? यह छल्ला घनीभूत होता है। यह छल्ला क्या होता है? घनीभूत होता है, मतलब संगठित होता है, संगठित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे निकलने के बाद में ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और ठंडा जैसे जैसे ये ठंडा होता है तो संगठित होता रहता है। क्या होता रहता है? संगठित होता रहता है। और संगठित होकर के ये एक ठोस पिंड में बदल जाता है। संगठित होकर के ये किस में बदल जाता है? एक ठोस पिंड में बदल जाता है। और जिसको ही क्या बोल दिया गया? ग्रह बोल दिया गया। जिसको ही क्या बोल दिया गया? ग्रह बोल दिया गया। यहां तक क्लियर है? और इस हिसाब से इस तारे से या इस निहारिका से 9 छल्ले निकले। टोटल कितने छल्ले निकले? 9 छल्ले निकले। और 9 छल्ले निकल करके कितने ग्रह बन गए? 9 ग्रह बन गए। कितने ग्रह बन गए? 9 ग्रह बन गए। लेकिन इसमें कांट ने बहुत सारी गलतियां कर दी। इसमें कांट को बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब वो कौन कौन सी आलोचनाएं थी उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस किस स्टेज से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब आलोचना
क्या हो सकती है? आलोचना ये हो सकती है कि सबसे पहले तो कांट महोदय ने यही बात नहीं बताई कि ये जो देवीय पदार्थ था ये कहां से आया। ये बात कांट बताने में असमर्थ रहे। उसके बाद में कांट ने बताया कि इसमें से एक एक करके 9 छल्ले निकले। तो यहां भी कुछ भूगोलवेताओं ने उनसे प्रश्न किया कि 9 ही क्यों निकले? 8 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे। और जब उनसे 9 छल्ले निकले तो फिर वो प्रक्रिया अपने आप ही कैसे रुक गई? इसके अलावा इसमें गति कैसे उत्पन्न हुई, यह भी कांट बताने में असमर्थ रहे। तो आलोचना, वैसे तो बहुत और भी कुछ पॉइंट हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन 3 पॉइंटों की बात करें तो 3 पॉइंट क्या हैं आलोचना के? आलोचना के 3 पॉइंट कौन से हैं? कि ये जो देवीय पदार्थ है, देवीय जो पदार्थ है या पहले से जो मौजूद पदार्थ है कहां से आया? कहां से आया? अब इस आलोचना को अपने को ध्यान से देखना है, क्योंकि लाप्लांस जो अपनी सिद्धांत शुरू करेगा वो ये आलोचना से ही शुरू करेगा। इसी आलोचना को ही बचने की कोशिश करके अपनी थ्योरी शुरू कर देगा वो। तो इनको अपने को ध्यान से समझना है। दूसरी बात क्या है कि नो छल्ले ही क्यों निकले, कम ज्यादा क्यों नहीं निकले? उसकी गति और गैसीय में कैसे बदलाव आया वो भी सही तरीके से नहीं बता पाए। इसकी गतिशीलता को भी नहीं समझा पाए, और इस कारण कांट की थ्योरी को क्या कर दिया? अमान्य घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी कांट महोदय ने सबसे पहले ऐसी बात करने की हिम्मत जरूर रखी, और उसके बाद में इसी के सिद्धांत से ही धीरे 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 क्या हुआ, आगे इसमें कुछ चीजें ऐड होती चली गई। तो कांट महोदय के बाद में जो दूसरे भूगोलवेता थे जो अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक थे, वो कौन से थे? लाप्लांस महोदय थे। कौन थे? लाप्लांस महोदय थे। तो लाप्लांस महोदय ने इन सब से बचने के लिए पहले ही ये बोल दिया कि ब्रह्मांड में एक निहारिका पहले से ही मौजूद थी। एक निहारिका ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद थी। वह निहारिका तप्त भी थी, वह निहारिका गतिशील भी थी। तो कांट की जितनी भी आलोचनाएं थी उनका समाधान कर दिया और एक नया सिद्धांत दे दिया। इतना ही किया है। इसके अलावा लाप्लांस महोदय की वह सिद्धांत कांट से ही मिलता जुलता है। तो बात करेंगे किसकी? लाप्लांस महोदय की। लाप्लांस की निहारिका परिकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस, परिकल्पना। लाप्लांस महोदय ने क्या बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक क्या थी? निहारिका मौजूद थी। क्या थी? निहारिका मौजूद थी। कैसी थी? गतिशील थी और गर्म थी या तप्त थी। कैसी थी? गर्म थी या तप्त थी। तो ये जो बात है वो कांट की सारी आलोचना का एक जगह ही आंसर दे दिया। फिर लाप्लांस महोदय क्या बताते हैं कि ये
धीरे 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 ठंडी होती है। क्या होती है सेकेंड स्टेज में, क्या होता है यहां, ये धीरे धीरे क्या होती है, यहां लिख रहा हूं मैं दूसरी स्टेज, ये क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, ठंडी होती है। और सबसे पहले ठंडी होगी तो कौन सा भाग ठंडा होगा, ऊपरी भाग ठंडा होगा। गतिशील तो है ही, गतिशील तो है ही, तो ये तो इसका बाहरी भाग है जो क्या है, ठंडा है। लेकिन आंतरिक भाग तो गर्म होगा ही होगा, आंतरिक भाग कैसा होगा, गर्म होगा। अब क्या होती है कि ये जो निहारिका है ये धीरे 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 शीतलन के द्वारा ठंडी होती है, और ठंडी होती है तो इसका आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। धीरे धीरे ठंडी होती है तो क्या हो जाएगा, आकार, आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और आकार छोटा हो जाएगा तो इसकी गति क्या होगी, गति इसकी बढ़ेगी। इसकी गति क्या होगी, गति इसकी बढ़ जाएगी। और जब गति बढ़ जाएगी तो ये जो बाहरी भाग जो ठंडा हुआ था, जो बाहरी भाग ठंडा हुआ था और जो आंतरिक भाग अभी तप्त है, उसका घूमने में साथ नहीं दे पाया और ये कहां निकल गया, ये अलग निकल गया। ये जो बाहरी भाग क्या है, ये अलग निकल गया, और अलग निकल करके क्या हो गया, ठंडा होकर के ठोस हो गया। अलग निकल करके क्या हुआ, ठंडा होकर के कैसा हो गया, ठोस हो गया। और इसी हिसाब से लाप्लांस महोदय ने भी बताया कि 9 छल्ले इसमें से निकले। लेकिन यहां भी कुछ कमियां रह गई, लेकिन यहां भी कुछ कमियां रह गई। लाप्लांस महोदय ने भी नहीं बताया कि ये निहारिका पहले से ही कहां से आई। ठंडे होने की जो दर है उसको भी सही तरीके से नहीं समझा पाए। तो लाप्लांस महोदय के भी सिद्धांत में कुछ कमियां रही, और इन्हीं कमियों को देखते हुए कुछ आगे और सिद्धांत आए जिनको अपन द्वैतवादी सिद्धांत में पढ़ेंगे। द्वैतवादी सिद्धांतों के जन्म का एक प्रमुख आलोचना यह भी रही थी इनकी कि जो आज अगर इस निहारिका से अलग हुआ है तो इनके बीच की दूरी इतनी क्यों है, इनके बीच का डिस्टेंस इतना क्यों है, और इसी को ही सही साबित करने के लिए द्वैतारक परिकल्पनाएं दी गई। तो नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, द्वैतारक परिकल्पना की बात करेंगे। तो यहां तक क्लियर है। संकल्पना के समर्थक थे, किसकी बात करेंगे, द्वैतवादी संकल्पना। अब द्वैतवादी जो संकल्पना के समर्थक थे वो ग्रहों के निर्माण के लिए एक तारे को जिम्मेदार नहीं मान करके 2 तारों को माना है। ग्रहों के निर्माण के लिए, जिसमें मेन अपना मसला क्या है, पृथ्वी के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए 2 तारों से मानी है, 2 तारों से मानी है। और इसमें जो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो करेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, और जेफरीज महोदय की भी ज्वारीय परिकल्पना की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे द्वैतारक में जेम्स जीन्स की, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना।
अब जेम्स जीन्स महोदय क्या मानते थे कि ब्रह्मांड में एक तो सूर्य था, ब्रह्मांड में एक तो सूर्य था या कोई भी पिंड था, और एक दूसरा तारा था जिसको साथी तारा बोला गया, जिसको साथी तारा बोला गया। अब क्या है कि ये धीरे धीरे अपने भ्रमण पथ के ऊपर गति कर रहा था, और जैसे ही भ्रमण करता हुआ इस तारे के पास आया या इस सूर्य के पास आया, तो यहां से इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कुछ पदार्थ बाहर निकला। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कुछ पदार्थ बाहर निकला। किस वजह से निकला है? निकला है इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इसके पदार्थ को थोड़ा बाहर खींचा, और जैसे जैसे ये नजदीक आता चला गया वैसे वैसे ये पदार्थ थोड़ा और ज्यादा बाहर निकलने लग गया। फिर जब इसके एकदम ठीक सामने आया तो इससे कुछ और ज्यादा पदार्थ निकला, और ये जैसे ही पदार्थ आगे निकल करके इससे अलग हुआ तो ये जो तारा था वो आगे बढ़ गया। ये जो तारा था वो क्या हो गया? आगे बढ़ गया, जिस वजह से ये जो पदार्थ निकला था इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो गया, और ये यहां से अलग हो गया। यहां से अलग तो हो ही गया था, और इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी बाहर हो गया, इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी बाहर हो गया, क्योंकि ये आगे निकल गया। और फिर क्या हुआ कि ये इसी तारे के चारों ओर इसी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर घूमने लग गया। इसी तारे की या इसी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चारों ओर घूमने लग गया, और घूमते घूमते शीतलन की प्रक्रिया के द्वारा इसी से ही 9 ग्रहों का निर्माण होता है। 9 भागों में टूट गया, और 9 भागों में टूट करके किसकी परिक्रमा करने लगे? सूर्य की परिक्रमा करने लग गए, और ये तारा क्या है? ये तारा आगे बढ़ गया। अब जेफ्रीज महोदय ने क्या बताया? जेफ्रीज महोदय का सिद्धांत एज इट इज ऐसा ही सिद्धांत था। जेफ्रीज महोदय ने बताया कि आगे जाने के बाद में एक और विशाल तारा था, एक और विशाल तारा था, और वो इसी के पथ या इसी के मार्ग में था। तो जैसे ही ये यहां से आगे बढ़ा, ये पदार्थ तो यहां रह ही गया, और सूर्य के चारों ओर या इस तारे के चारों ओर परिक्रमा करने लग गया, और ये इससे जाकर के टकरा करके क्या हो गया? नष्ट हो गया। टकरा करके क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? जेम्स जीन्स और जेफ्रीज महोदय ने दिया था। इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी कि सबसे पहले तो ये तारा कहां से आया और कहां चला गया, इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला, ना ही इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर प्रकाश डाला कि जो इतने ज्यादा मटेरियल को किसी दूसरे पिंड से बाहर निकाल लिया। तो ये यहां इसकी सिद्धांत की कुछ कमियां रह गई। जेम्स जीन्स के बाद में जो सिद्धांत दिया था वो दिया था चेम्बरलिन ने। किसने दिया था? चेम्बरलिन ने। और चेम्बरलिन का जो सिद्धांत था वो क्या? ग्रहाणु परिकल्पना थी। चेम्बरलिन की जो सिद्धांत था वो क्या था? चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना।
अब जेम्स जीन्स के जैसा सा ही सिद्धांत था, लेकिन यहां इसमें कुछ चीजें चेंज है, वो देखते हैं। जेम्स जीन्स के अनुसार भी पहले से ही यहां एक तारा विद्यमान था, पहले से ही एक तारा विद्यमान था, और एक दूसरा तारा था, एक दूसरा तारा था जिसको अपन क्या बोलेंगे, साथी तारा बोलेंगे। सेम वैसे ही अपने भ्रमण पथ पर घूम रहा था, और जैसे ही भ्रमण पथ पर घूम रहा था तो ये जो पिंड था इससे कुछ पदार्थ अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकाल गया। अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये जो पदार्थ था ये क्या है, बाहर निकाल दिया। लेकिन इसमें यहां क्या बताया था कि ये जो भाग था ये ठोस था। चेम्बरलिन ने क्या बताया कि जो दूसरा तारा का भाग था वो क्या था, ठोस था, और जैसे ही ये तारा इसके नजदीक आया तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कुछ पदार्थ बाहर निकाल लिया, और इसी को ही या इसी पदार्थ को ही क्या बोला गया, ग्रहाणु बोला गया। और ये ग्रहाणु कैसे थे, ठोस प्लस ठंडे थे। ये ग्रहाणु कैसे थे, ठोस प्लस ठंडे थे। फिर क्या होता है, फिर होता है कि ये जो ग्रहाणु थे ये आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण घनीभूत होने लगे। क्या होने लगे, संगठित होने लगे, और संगठित होकर के ठोस पिंड का निर्माण करने लगे। और ठोस पिंड का निर्माण होने के बाद में ये इसके चारों ओर, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर घूमने लग गए। अब चेम्बरलिन जो थे वो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ही वायुमंडल और महासागरों की उत्पत्ति को भी समझा दिया। चेम्बरलिन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ वायुमंडल और सागरों की उत्पत्ति को भी समझा दिया। इसके लिए क्या बताया कि जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हो गया, जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हो गया तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी अपने आसपास की गैसों को क्या करने लग गई, आसपास की गैसों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा खींचने लग गई और अपने चारों ओर एक वायुमंडल का निर्माण कर लिया। अपने चारों ओर एक वायुमंडल का निर्माण कर लिया। अपने चारों ओर एक वायुमंडल का निर्माण कर लिया जिसमें बहुत सारी गैसें थी। उसके बाद में इस पृथ्वी के ऊपर क्या होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इस पृथ्वी के ऊपर क्या होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिससे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कुछ गैसें निकलती हैं जिसमें CO2, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ये गैसें निकलती हैं। और भी बहुत सारी गैसें होती है जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुए पृथ्वी के ऊपर और जलवाष्प भी निकली। इसमें मेन चीज क्या निकली थी, वाटर वेपर निकला था, जलवाष्प निकला था। अब जलवाष्प जैसे ही धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ठंडा होता है। अपन क्लाइमेट ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जैसे ही अपन धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता चला जाता है, जिससे जो गर्म वायु होती है उसमें कंडेंसेशन या संघनन हो जाता है और वर्षा होती है। और वर्षा के परिणाम स्वरूप पहले जितने भी छोटे छोटे खड्डे थे वो पानी से भर गए और उसके बाद में वो सारे खड्डे मिलकर के किसका निर्माण हो गया, महासागरों का निर्माण हो गया। तो ये जो चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना थी या चेम्बरलिन महोदय वो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ही वायुमंडल और सागरीय या सागरों की उत्पत्ति के बारे में भी प्रकाश डाला। खैर अपने को यहां चीजों में एकदम फैक्ट नहीं देखना है, अपने को यहां वही चीज देखनी है जो चेम्बरलिन महोदय ने बताई है। गलत है तो वो गलत है और अगर वो सही है तो
सही है। अपने को इसके ऊपर बहस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत की भी अभी मान्यताएं नहीं बची हैं। तो पहला सिद्धांत कौन सा था? जेम्स जीन्स का। फिर जेफरीज एक तारा और बता करके उस तारे को नष्ट करवा दिया। उसके बाद में चेम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना थी, और ग्रहणु परिकल्पना के आधार पर वायुमंडल और महासागरों की उत्पत्ति को भी समझा दिया। अब देखो, अब अपन बात करेंगे रसेल की द्वितारक परिकल्पना की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रसेल के द्वितारक परिकल्पना की। रसेल की द्वितारक परिकल्पना की। अब जो रसेल की परिकल्पना थी उसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था ग्रहों व सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य के बीच की दूरी को समझाना। अभी तक क्या आलोचना हुई थी? अभी तक क्या आलोचना हुई थी? अभी तक जो चेम्बरलिन और जेम्स जीन्स ये क्लियर करने में नाकाम रहे थे कि जब कोई पदार्थ इसी से ही निकला है, इसी पिंड से निकला है, तो इसके चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है तो इन ग्रहों की आपस में दूरी इतनी कैसे संभव हुई? दूरी इतनी कैसे संभव हुई कि इससे निकला हुआ कोई भी पिंड यहां कैसे आ गया, इतना डिस्टेंस कैसे हो गया? तो उसी चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए रसेल ने द्वितारक सिद्धांत दिया। रसेल ने कहा कि भाई ये सूर्य तो है ही है, यहां एक तारा है और यहां एक तारा और है। यहां एक तारा है, ये दूसरा तारा है। ये तो अपनी जगह स्थिर है ही है, और ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा है, और ये जो तारा है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। बाकी थ्योरी सेम वही है, बस उस चीज को दूर करने के लिए बीच में एक तारे को और घुसा दिया। सेम वही प्रक्रिया चलेगी। जैसे जैसे ये तारा अपने पथ के ऊपर आगे बढ़ेगा तो इससे कुछ पदार्थ बाहर निकलेगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा और ज्यादा निकलेगा, एकदम से नजदीक आएगा तो इससे ज्यादा निकलेगा, और ये तो अपनी पथ के ऊपर आगे बढ़ जाएगा और ये इससे टूट करके अलग हो जाएगा। अब ये तारा भी आगे चला गया, ये तारा भी आगे चला गया। अब बीच में क्या रह गया? बीच में इससे निकला हुआ पार्ट रह गया। अब ये तारा भी चला गया तो बचा कौन? सूर्य। तो अब ये धीरे 9 टुकड़ों में विखंडित हो गया और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लग गए और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। यह कहना किसका था? रसेल महोदय का। और इसके साथ ही रसेल महोदय ने उस चीज को या उस आलोचना को या उस कमी को दूर कर दिया जो अन्य सिद्धांतों में अभी तक दिखाई दे रही थी कि एक ही इसी पिंड से निकल करके ये पदार्थ इतनी दूर कैसे आ गए। तो अब ये सारे के सारे पिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। तो ये सारे के सारे सिद्धांत किसके थे? ये सारे के सारे सिद्धांत थे द्वैतवादी। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत की। और आधुनिक सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी भी आज तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। खैर, बिग बैंग थ्योरी को अपन डिटेल से ब्रह्मांड में पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी थोड़ी बहुत बात जान लेते हैं।
बिग बैंग सिद्धांत 1950-60 के दशक में जॉर्ज लेमेतेयर द्वारा दिया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि ब्रह्मांड पहले एक छोटे से दाने के समान था, उसके बाद में उसमें विस्फोट होता है, उसके बाद में इसमें विस्फोट होता है और इसके बाद में इसमें विस्फोट होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जो ब्रह्मांड है उसका जो विस्तार है वह कंटिन्यू हो रहा है। ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो लगातार हो रहा है। और जब भी इसमें विस्फोट हुआ तो इसका 96% भाग काला पदार्थ कहलाया। 96% भाग क्या कहलाया? काला पदार्थ कहलाया, जो आज भी अपने को दिखाई नहीं देता है। जो भी ब्रह्मांड अपने को दिखाई दे रहा है वो इस पिंड का मात्र 4% है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा सबसे पहले आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, फिर तारों का निर्माण हुआ, अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण घनीभूत होकर के अपने पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। और इसी विस्तार के फलस्वरूप बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड विस्तार संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड विस्तार संकल्पना के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन अभी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा। खैर आरपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय सिद्धांत कौन सा है। अब नेक्स्ट क्लास से अपन जो चर्चा करेंगे वो जो भी पृथ्वी की जियोलॉजिकल स्केल है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस किस काल में कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, कौन से काल में पर्वतों की उत्पत्ति हुई, फिर मानव की उत्पत्ति हुई, वो अपन ज्योग्राफिकल स्केल की चर्चा करेंगे। और फिर अपन जो अपना जियोमॉर्फोलॉजी का पहला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जहां से आपका मुख्य सिलेबस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर स्कूल व्याख्याता, यूजीसी नेट और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच चल रहे हैं। आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सारी की सारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होगी। जिसको भी इनमें से किसी का भी कोर्स परचेज करना है वो 8094610611 के ऊपर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट भी मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट भी मिलेगा। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।